हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बच्चों आप सब बेहतरीन होंगे और बेहतरीन रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले आपका अपनी यूट्यूब चैनल RKVM ई पाठशाला पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 2 है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन बहुतों बार आया हुआ है और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम का खराब किए हुए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आय से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम आय समझेंगे क्या होता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी जो काम करता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो गया या चाहे शारीरिक रूप से, उसके बदले उसे कुछ ना कुछ मिलता है। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का मतलब हुआ कि आय के बदले में जो भी मजदूरी मेहनताना मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं। हम मानसिक रूप से भी काम करते हैं, जैसे हम जो काम कर रहे हैं टीचिंग में, तो ये हम मानसिक कार्य कर रहे हैं। और जो किसान हल बैल लेकर जो खेत जोतने के लिए जाते हैं वो हुआ शारीरिक कार्य। तो मानसिक और शारीरिक कार्य दोनों के बदले कुछ ना कुछ मेहनताना मिलता है। तो ये जो मेहनताना मिलता है उसी को उसका क्या कहेंगे, हम आय कहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, आय किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुतों बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है, VVI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं। आय क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उसके बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, आय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो गया, चाहे कंप्यूटर वाला हो गया, कंप्यूटर वाला क्या करता है, मानसिक कार्य करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है। हम लोग कुछ करवाने जाते हैं तो पैसा देते हैं, फ्री में तो वो करके देगा नहीं, इसलिए वो क्या होता है, उसका आय हो गया। और हम जो काम कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, हमको भी हमारे इसके बदले पैसा मिल रहा है और ये हमारा क्या हो गया, आय हो गया। ये मानसिक हो गया। अगर हम हल बैल लेंगे और खेती करने के लिए चले जाएंगे तो वहां हमको मेहनत करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, शारीरिक कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां से जो फसल उपजेगा उसको हम बेचेंगे, फिर उससे जो पैसा आएगा, तो ये हो गया क्या कहते हैं, शारीरिक कार्य। इसके बदले में भी पैसा मिलता है, आय मिलता है। तो ये सब जो कार्य क्रियाकलाप करते हैं और उसके बदले में जो पारिश्रमिक मेहनताना मिलता है उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। और शायद हमको लगता है ये भूलिएगा भी नहीं, अपने से रिलेट कर लीजिएगा, अपने पे इसको एक बार अप्लाई करिएगा तो पता चल जाएगा, उसको आय कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुतों बार क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है, लगान होता है। लगान मतलब टैक्स। अपने लोग टैक्स देते हैं ना, जमीन के लिए अपने लोग टैक्स देते हैं, वो रसीद कटवाते हैं। तो भूमि के लिए हम क्या कर रहे हैं, पारिश्रमिक दे रहे हैं। उसके बाद श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है, मजदूरी, श्रम। श्रम चाहे क्या कहते हैं, फिजिकल हो गया चाहे मेंटल हो गया, दोनों तरह का श्रम के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्या देते हैं, पारिश्रमिक। क्या करते हैं, पारिश्रमिक क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। उसके बाद पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, ब्याज होता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई पैसा होगा और कोई गांव घर में क्या होता है, सेठ साहूकार लोग क्या करते हैं, पैसा ब्याज पे लगाते हैं। तो पैसा, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, ब्याज होता है। उसके बाद व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या होता है, वेतन। जैसे मान चलिए हम टीचर हैं और हम किसी स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि व्यवस्थापक का मतलब कि डायरेक्टर जो व्यवस्था करेगा वही, तो वो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ ये है कि जैसे हम टीचर हैं और कोई सरकारी टीचर हो गया, उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है ना उसके कार्य के बदले। तो व्यवस्थापक का मतलब वो चाहे कोई भी कार्य करेगा और किसी के यहाँ वो काम करेगा तो उसको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, महीने का उसका बांधा होगा कि तुमको हम 30,000 देंगे, 40,000 देंगे, 50,000 देंगे या 10 रुपया देंगे, 20 रुपया देंगे, जो भी हो। तो वो क्या हो गया, उसका पारिश्रमिक क्या हो गया, वेतन हो गया। उसी प्रकार उद्यमी, उद्यमी का मतलब हुआ कि कोई भी बिजनेसमैन हो गया, उसको हम उद्यमी कहते हैं, इंटरप्राइजेज कहते हैं। उसका जो पारिश्रमिक होता है वो कैसे आय करता है, क्या होता है उसका आय का स्रोत, लाभ या हानि होता है। क्या होता है, लाभ या हानि। तो बिजनेस में क्या होता है, या तो लॉस होता है या तो गेन होता है। सिंपल सा है, बिजनेस में लॉस या गेन। तो जो लॉस या गेन होगा वो क्या होगा, उद्यमी का पारिश्रमिक होगा। आया समझ में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव इससे। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय, पहले हम राष्ट्रीय आय को समझने से पहले ये समझेंगे, राष्ट्रीय आय को हम अपने घर पे इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मेरे घर की आय क्या है, हमारा घर का आय कैसे चलता है। तो घर का मतलब हुआ कि जैसे मान चलिए हमारे घर में कितने फैमिली हैं। हम अपने बात बोले तो हम 5 फैमिली हैं, 3 बहन, क्या कहते हैं, 3 भाई बहन है अभी, और मेरे मम्मी पापा। तो हम सब मिल करके जो काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पापा किसान हैं तो किसान खेती करते हैं,
मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में सेविका है तो उससे जो पैसा आता है वो आता है, उसके बाद हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आता है, मेरी बहन भी पढ़ाती है, मेरा भाई भी पढ़ाता है। तो तीनों आदमी, चार लगभग पांचों आदमी मिलकर के जो काम करते हैं वो क्या हो गया, हमारे घर का आय हो गया। उससे जो भी पैसा, चाहे सेवा हो गया, हम जो काम कर रहे हैं उसको हम सेवा कहते हैं। और मेरे पापा जो खेती कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेवा नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कार्य आ गया। जैसे कृषि का काम, इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें कृषि का जो कार्य होता है वो क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं वो किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो अगर हम अपने घर को रिलेट करके पढ़ें तो इससे ये पता चलता है कि हमारे घर में जो भी व्यक्ति हैं, जो चाहे कोई सेवा कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले में जो भी वो कमा करके लाते हैं तो वो हमारे घर का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो अगर हम इसी प्रकार से हम अपने भारत देश की बात करें या किसी भी देश की बात करें तो उस देश का आय क्या होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा, कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। कि कोई भी देश जो है एक वर्ष में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, वस्तु का मतलब है कि जैसे किसान खेती बाड़ी करके सब्जी उपजाता है, या कोई खदानों में काम करके कोयला पेट्रोलियम ये निकालता है, ये हो गया वस्तु। और सेवा क्या हो गया, सेवा का मतलब चाहे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, या बिजनेसमैन हो गया, ये सब क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो वस्तु, इन सब के बदले में भी आय मिलता है, किसान जो खेती करता है उसके बदले में भी आय मिलता है। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आया समझ में? तो देखिए अब राष्ट्रीय आय को हम किन किन तरह से हम माप सकते हैं, इसको हम 3 स्तर पे माप सकते हैं। कितने स्तर पे, 3 स्तर पे हम माप सकते हैं। ठीक है, पहला स्तर हो गया सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा स्तर हो गया कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और तीसरा स्तर हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसमें जानते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन तीनों का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा, उसका बोल देगा फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद का इंग्लिश होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ जीडीपी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन एक मार्क में मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। और आप जानते हैं कि आपके पास 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो इसका मतलब है कि 50% ऑब्जेक्टिव का मतलब 50% अगर ऑब्जेक्टिव पे कमांड रहेगा तो आपको फायदा होगा मार्क इंक्रीज करने में। अगर आपको 400 प्लस लाना है तो मेन होगा पहले ऑब्जेक्टिव पे कमांड करें, और सब्जेक्टिव पे तो करना ही है। अगर सब्जेक्टिव पे कर लिए तो ऑब्जेक्टिव वैसे ही हो जाएगा। तो मेन है पहले सब्जेक्टिव, लेकिन साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी अगर आपको बेहतरीन करना है तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। उसके बाद कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीएनपी। क्या होता है, जीएनपी, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम जीएनपी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम क्या होता है, जीडीपी होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर आप क्वेश्चन बैंक लगाते होंगे या पीछे क्या कहते हैं मॉडल सेट या मॉडल पेपर किसी भी प्रकाशन का लगाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि जीडीपी और जीएनपी, इसके बाद एक है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ये भी बहुतों बार पूछा गया है। तो इधर देखा जाए तो एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एन फॉर नेट, एन फॉर नेशनल एंड पी फॉर प्रोडक्ट होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और अब इसका हम देखेंगे जीडीपी किसको कहते हैं, जीएनपी किसको कहते हैं, एनएनपी किसको कहते हैं। ये भी 2 मरकिया में बहुतों बार पूछा गया। ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब तो है ही इंपॉर्टेंट। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं हमको मालूम है कि अब उतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम सब पूरे फुल सिलेबस को कवर करें। तो अब हमारे पास इतना अभी समय है कि हम क्या करें, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, तो अगला हम शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
चलिए अपने लोग इससे पहले पढ़ रहे थे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद का शॉर्ट नेम होता है जीडीपी। जीडीपी मीन्स जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है उसको अपने लोग समझेंगे। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि में, समय अवधि का मतलब है कि इसमें चाहे 2 साल हो सकता है या 3 साल हो सकता है या 1 साल, वैसे जनरली 1 साल ही लिया जाता है जीडीपी के लिए। फिर एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि, जनरली 1 साल लेते हैं, में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब इसमें सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद किसको कहेंगे? पूरे सीमा के अंदर मान चलिए हमारा भारत देश है, भारत देश में पूरे सीमा के अंदर, मतलब पूरे भारत देश के अंदर में बाहर का कोई भी रुपया पैसा नहीं आएगा, सिर्फ इंडिया के अंदर जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उसका जो भी मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम क्या कहेंगे? जीडीपी। समझ में आया? जीडीपी मीन्स होता है कि कोई भी देश हो गया, उसका एक निश्चित सीमा अवधि होता है, एक निश्चित समय अवधि होता है। उस निश्चित समय अवधि में वो चाहे वस्तु का उत्पादन करेगा, चाहे सेवा का उत्पादन करेगा, और उसको बेचने से जो भी मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अगला है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसका शॉर्ट नेम होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, एंड पी फॉर प्रोडक्ट होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ये किसी देश में 1 साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके कुल मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें और इसमें आपको लग रहा होगा कि ये दोनों परिभाषा सेम ही है। नहीं, परिभाषा अंतर है। अंतर किस चीज का है? यहाँ समयावधि। यहाँ समयावधि का मतलब है कि यहाँ कुछ भी समय हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, और जनरली हम 1 साल लेते हैं। और इसमें क्या कर रहा है? देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, तो देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। और जीएनपी, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? इसमें सीमा के बाहर, मान चलिए कोई हमारे देश से बाहर भी रहता है, विदेश में भी रहता है, विदेश से जो भी पैसा आएगा उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। इसमें क्या होता है? किसी देश में 1 साल के अंतर्गत जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें जनरली क्या लेते हैं? 1 साल। क्या लेते हैं? समय अवधि क्या है? 1 साल लिया जाता है। और इसमें जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया गया है उसी को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। उनका जो भी मौद्रिक मूल्य उसको क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है? देश से बाहर, जैसे कोई विदेश में रहता है, बहुत सारे हमारे भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, विदेश से पैसा भेजते हैं हमारी इंडिया, तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जीडीपी के साथ साथ, जीडीपी के साथ साथ क्या कहते हैं? जो बाहर का जो इनकम है, फॉरेन इनकम मतलब विदेश से जो भी पैसा आता है उनको जीडीपी में जोड़ने के बाद जो बनता है उसी को क्या कहते हैं हम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। समझ में आया बच्चों? तो जीडीपी एंड जीएनपी आपको हम लगता है कि समझ में आ गया, आशा करते हैं ऐसा समझ में आ गया होगा। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा ये बताइए, अगर हमको कोई भी चीज बनाना होगा तो उसमें तो खर्चा पड़ेगा ही। मान के चलिए हम हलवाई हैं और हमको रसगुल्ला बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मिल्क लाना पड़ेगा, दूध लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको फाड़ने के लिए कुछ खट्टा पदार्थ लाना पड़ेगा, उसके बाद चीनी लाना पड़ेगा चाशनी बनाने के लिए, और जब बन जाएगा फिर गैस भी चाहिए, और जब बन जाएगा ये सब उसके बाद हम बेचेंगे। तो मान के चलिए हम 50 केजी दूध लाए, 50 केजी नहीं, ज़्यादा नहीं, 10 केजी दूध लाए। अभी के समय के अनुसार 52 रुपया है दूध का कॉस्ट 1 केजी का, तो कितना हुआ? 520 रुपया। उसके बाद चीनी लाए, मान के चलिए कि 200 रुपया का चीनी लाए, वैसे ज़्यादा का लगेगा, इतना अनुमान नहीं है तो पर भी समझ लेते हैं। तो 520 रुपया का दूध, 200 रुपया का चीनी। उसके बाद गैस का मान के चलिए कि कितना खर्चा होगा इतना बनाने में? मान के चलिए कि 300 रुपये का गैस, 300 रुपये का क्या आया? गैस का खर्चा। कितना हो? 5 दिन 8 2 10, मतलब 1000 समथिंग कितना रुपया आया? 1000 समथिंग खर्चा हुआ। ठीक है। उसके बाद मान के चलिए कि हम 10 केजी दूध में लगभग 7-8 केजी रसगुल्ला बनेगा, और अभी का मार्केट प्राइस है कितना? 300 रुपये केजी है शायद। तो मान के 300 रुपये लेते हैं, कितना हुआ? 7 या 21, मतलब 2100 रुपये। कितना हुआ? 2100 रुपये हुआ किसका खर्चा?
टोटल कॉस्ट, टोटल मतलब बेचने का खर्चा 2100। उसके बाद खर्चा मेरा कितना आया था इस पे 1000। बचा कितना, बचत कितना हुआ 1100। कितना हुआ 1100 रुपया क्या हुआ बचत हुआ। तो ये जो बचत हुआ तो मेरा शुद्ध है ना, प्योर इनकम है ना, इसमें तो कोई हम काट उठ करके बचाएं। उसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। किसान हल बैल लेकर के खेती करने जाते हैं, बीज लेकर के, तो बीज में पैसा लगता है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो बढ़ई होता है वो भी अपना सामान लेकर के बैठता है, तो उसमें भी खर्चा होता है। मान चलिए हम पढ़ा रहे हैं तो हमको मार्कर में खर्चा पड़ता होगा, उसके बाद बोर्ड में खर्चा पड़ता होगा, उसके बाद जहाँ हम पढ़ा रहे हैं छत लगा है तो छत में खर्चा पड़ा होगा। और इसके बाद जो पैसा आता है उसको खर्चा जितना टोटल आया उसको खर्चा होने से घटा देने में, जितना हम खर्चा किए हैं उसको घटा देने से जो बचेगा शेष, उसी को क्या कहेंगे हम शुद्ध उत्पाद कहेंगे। तो उसी प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, मीन्स जीडीपी को प्राप्त करने के लिए, कुल राष्ट्रीय जीडीपी नहीं जीएनपी, कुल राष्ट्रीय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। मतलब कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, ये सब प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है। और जो खर्च हुआ है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से हम उस खर्च को घटा देंगे, जो शेष हमको बचेगा उसी को क्या कहेंगे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो समझ में आ गया, इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। क्या कहा जाता है, एनएनपी, एन फॉर नेट, एन फॉर नेशनल, एनपी फॉर प्रोडक्ट होता है। आया समझ में, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा गया है। जीडीपी से आप क्या समझते हैं, या जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद समझ में आ गया। शुद्ध किसको कहेंगे, प्योर किसको कहेंगे, छानने के बाद जो बचेगा उसी को ना प्योर कहेंगे। उसी प्रकार इतना खर्चा करने के बाद जो शेष बच रहा है उसको क्या कह रहे हैं, प्योर कह रहे हैं। तो सेम है वही, प्योर मतलब शुद्ध। नेट बचा कितना, हमको खर्चा करने के बाद जो बचता है, बचत जो होता है उसी को क्या करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जो हमको खर्चा करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, और उसको मतलब खर्चा में से घटा देने से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्चा को घटा देने से जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब देखिए अगला है, भारत में सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बहुतों बार पूछा गया है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाए थे। तो ये लगाए थे दादा भाई नौरोजी। कब लगाए थे, 1868 ईस्वी में। अगला है, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया है। ये दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1868 ईस्वी में कितना बताए थे, 20 रुपये बताए थे। ठीक है बच्चों, देखिए इधर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखे हैं, दादा भाई नौरोजी लिखे हैं। अगला है, राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए सन 1954 के बाद सरकार ने किसका स्थापना किए थे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछा गया है, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया। तो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है सीएसओ का फुल फॉर्म होता है। और ये 1954 में या 1954 के बाद इसका क्या किया गया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए। आशा करते हैं यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब अगला पढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। शायद हम इससे पहले वाले लेक्चर में, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर पार्ट 1 चैप्टर 1 में वन शॉट में हम बताए थे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय किसको कहेंगे, मान के चलिए हम एक फैमिली से लेकर के आपको फैमिली से रिलेट करके बताते हैं। फैमिली में क्या होता है कि मान चलिए 10 लोग हैं और 10 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। अब मान के चलिए महीने में साल में 2 लाख रुपया आया और 10 व्यक्ति हैं, तो 2 लाख को 10 व्यक्ति से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति सालाना कितना रुपया कमा रहा है, 20,000 का कमा रहा है। तो वो उसके घर का प्रति व्यक्ति आय हो गया। उसी प्रकार हम राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो पूरे राष्ट्र ने एक वर्ष में जितना कमाया है
और पूरे राष्ट्र की जो जनसंख्या है उससे भाग देने से जो शेष क्या कहते हैं भागफल प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हमको लगता है कि बहुतों बार पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है पीसीआई। पीसीआई मतलब शॉर्ट फॉर्म आई है, और पीसीआई का होता है फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब राष्ट्रीय आय, मतलब देश ने एक वर्ष में कुल जितना कमाया है वो हो गया राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की जनसंख्या में देश की जो कुल जनसंख्या है और एक वर्ष में देश कितना कमाया है, तो देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा गया है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। और अगर 2 मार्किया में आएगा तो इसको इस तरह से लिखना है, पहले इसका परिभाषा लिखना है, उसके बाद इसका प्रति व्यक्ति आय जो है इसका फॉर्मूला टाइप से जो है ये लिखना है। ठीक है, आगे समझ में प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब अपने लोग थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो हमको करना क्या है, प्रति व्यक्ति आय इधर लिखा हुआ है तो एक साइड प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा लिख देंगे और इसका फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख देंगे। राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक वर्ष में देश जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है उसका जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये दोनों का परिभाषा लिख देंगे तो हमको 2 मार्किया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ देखो क्या है कि सीधा संबंध है। सीधा संबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति जितना कमाता है, जो व्यक्ति कुछ भी कमाता है तो उसको कुछ ना कुछ खर्चा होता होगा। अगर कमाता ज़्यादा है तो बचत भी ज़्यादा करता होगा, और कमाता कम है तो बचत कम होता होगा। बचत कम होता होगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा कम होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब व्यय, किसी भी अच्छी चीज़ पर व्यय। तो प्रति व्यक्ति क्या कहते हैं आय का गरीबी के साथ संबंध। तो आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है, सीधा मतलब डायरेक्ट संबंध है। आय बढ़ा तो बचत बढ़ा, बचत बढ़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा फिर पैसा आया, पैसा आया तो वो पैसा से ही पैसा बनता है, सिंपल सा बात है। तो आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति का आय कम है, अगर किसी भी व्यक्ति का आय कम है तो वह बचत भी क्या कर पाएगा कम कर पाएगा। अगर बचत कम कर पाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या कर पाएगा कम कर पाएगा, जिससे उस व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। अगर आय कम है, बचत कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा और जीवन स्तर क्या होगा निम्न होगा। जीवन स्तर निम्न का मतलब उच्च शिक्षा नहीं कर पाएगा, अशिक्षित रह जाएगा, अज्ञानी रह जाएगा। उसके बाद वो अस्वस्थ रहेगा, खाना पीना टाइम पे नहीं मिलेगा, कपड़ा सही से नहीं मिलेगा, तो जीवन स्तर भी क्या हो जाएगा निम्न हो जाएगा। उसके बाद उसका पूंजी निर्माण दर भी क्या होगा कम होगा, क्योंकि बचत ही कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट क्या कम होगा कि नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, जिससे उसकी अगली आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी अशिक्षित और गरीब ही रहेगी, जिसके कारण हम इसको कहते हैं गरीबी गरीबी को जन्म देता है। गरीबी गरीबी को जन्म देता है क्योंकि उसके पास ना तो बचत है, बचत नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर से पैसा जो नया आएगा वो भी कम आएगा, तो उससे क्या होगा फिर से जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी अशिक्षित और गरीबी ही रह जाएगी, जिससे स्पष्ट होता है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने लोग। अगला है पचमरखिया टाइप का। इसमें पचमरखिया टाइप में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय हम जानते हैं क्या होता है। उसके बाद कहा जाता है राष्ट्रीय आय की गणना हम किन किन विधियों द्वारा करते हैं, किस किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे अभी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा। क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, उसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें और उसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो इससे पहले अपने लोग राष्ट्रीय आय पढ़ चुके हैं तो यहाँ परिभाषा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं। यहाँ लिख देना अपने से राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो यहाँ राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखना है। मतलब राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होगा, राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे, एक वर्ष में देश ने जितनी रुपया पैसा कमाया, जितना मतलब चाहे शारीरिक कार्य करके चाहे मानसिक कार्य करके वस्तु और सेवा का उत्पादन जो किया है
और उससे जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त हुआ है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां क्या है, निम्नलिखित है। मतलब बहुत सारी गणना की विधियां हैं जिसमें से हम 4 गणना की विधि लिखे हैं। उत्पादन गणना विधि, पहला है उत्पादन गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग द्वारा की जाती है उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। क्योंकि देखिए आय जो होगा प्राप्त उत्पादन से होगा, चाहे वस्तु का उत्पादन से हो चाहे सेवा के उत्पादन से हो। तो जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। समझ में आया। तो चाहे कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे और उस वस्तु का अगर उत्पादन करेंगे तो उससे हमको क्या होगा, आय प्राप्त होगा, और उन आय का कुल योग जो होगा उसी को क्या कहेंगे, उससे जो प्राप्त क्या कहते हैं आंकड़ा प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे उत्पादन गणना विधि। उत्पादन के माध्यम से हम क्या किए हैं, राष्ट्रीय आय का पता लगाए हैं। अगला है आय गणना विधि। आय गणना विधि क्या होता है, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे आय गणना विधि कहते हैं। तो राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पे, मतलब कोई कितना कमा रहा है उसके आधार पे जो गणना किया जाएगा उसी को क्या कहते हैं, आय गणना विधि कहते हैं। समझ में आया। तो मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कमा रहा होगा, चाहे 10 रुपया कमा रहा हो, चाहे 10,000 कमा रहा हो, या चाहे 10 लाख कमा रहा हो, उसके आधार पे जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। आय के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी उसे आय गणना विधि कहेंगे। और जब अगला है व्यय गणना विधि। जब व्यय का मतलब हुआ कि खर्च के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती होगी उसको व्यय गणना विधि कहेंगे। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है तो आय मापने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। अगला है व्यवसायिक गणना विधि। व्यवसायिक गणना विधि क्या होता है, जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यवसाय के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। कोई भी व्यवसाय, मान के चलिए अगर सही से आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ कि आय गणना विधि से अगर आंकड़ा नहीं प्राप्त हुआ, व्यय गणना विधि से आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ, या उत्पादन गणना विधि से अगर आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी व्यवसाय करता है उसके व्यवसाय के आधार पर हम अगर उस राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम व्यवसायिक गणना विधि कहेंगे। आया समझ में। फिर से देखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा है और उसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होता है, राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे, एक वर्ष में कोई भी देश चाहे वस्तु हो या चाहे किसी सेवा का उत्पादन करके जो कुल कमाया है, जो कुल रुपया कमाया है उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय की गणना में जो प्रमुख विधियां हैं उसको हम बताएं। जैसे उत्पादन गणना विधि हुआ, उत्पादन के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी उसको उत्पादन गणना विधि कहेंगे। उसके बाद आय गणना विधि, जब लोगों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी उसको क्या कहेंगे, हम आय गणना विधि कहेंगे। अगला है व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि किसको कहेंगे, जब लोगों के व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय, व्यय का मतलब खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी उसको क्या कहेंगे, व्यय गणना विधि कहेंगे। अगला है व्यवसायिक गणना विधि। जब लोगों के व्यवसाय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी उसको क्या कहेंगे, हम व्यवसायिक गणना विधि कहेंगे। जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, यातायात मतलब परिवहन, और कई अन्य सारी व्यवसाय हैं जिसके आधार पर क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। एक चीज़ और है बच्चों जो आपको मैं बताना भूल गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो, प्रति व्यक्ति आय, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम है और किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सिक्किम का सबसे ज़्यादा है, और सेकेंड नंबर पर गोवा है, और थर्ड नंबर पर दिल्ली है, और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ये सब आता है। और सबसे कम देखा जाए तो बिहार अभी भी पीछे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब अभी क्या है, पीछे हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब, इन सब राज्यों का प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा है, होता क्या है, जो मेहनत करेगा उसके पास ज़्यादा होगा। और हमारे वैसे भी हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्यों कम है, उसका कारण बहुत सारा कारण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का लोग गरीब है इसलिए पर कैपिटा इनकम कम है, यहाँ के लोग मेहनती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे जियोग्राफिकल कंडीशंस है, जैसे बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, बेमौसम बारिश हो जाता है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये सब हमारे बिहार का क्या कहते हैं, दुर्भाग्य बोला जाए, और क्या बोला जाए। तो इन सब कारणों से हमारे बिहार का क्या है, पर कैपिटा इनकम कम है। और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है वर्तमान समय में, सिक्किम का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। सेकेंड नंबर पर गोवा है, एंड थर्ड नंबर पर दिल्ली है।
सिक्किम, गोवा, दिल्ली, उसके बाद हरियाणा आता है, पंजाब आता है, महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र आता है, उसके बाद साउथ का अदर स्टेट आता है, उसके बाद और सबसे नीचे में अगर देखा जाए तो बिहार भी पीछे ही है, यूपी भी पीछे ही है, झारखंड भी पीछे ही है। मतलब सॉदर्न स्टेट, साउथ का जो स्टेट है, साउथ इंडिया का स्टेट, वो ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला है, और जो नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्थ इंडिया का जो स्टेट है, वो कम पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है। तो इससे भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो हम इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं किस स्टेट का क्या है, ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है और किस स्टेट का कम पर कैपिटा इनकम है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक शायद यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा, और आपको आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। आप पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।